चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और अपने इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्कस कर रहे थे और कॉन्ट्रासेप्टिव में हम लोगों ने जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। कौन कौन सी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पाई जाती हैं और वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे उनको मैंने वीडियोस प्रोवाइड कर दिए हैं। आप जो चैनल पे आपको वीडियोस मिलते हैं आप उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि बाकी वीडियोस, कई बार ऐसा होता है अपलोड करते हैं लेकिन आपके ग्रुप में अगर बाय चांस आपसे मिस हो जाए तो आप वहां भी जाके आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप देख सको। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स देखे थे और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में हम लोगों ने इंजेक्टेबल, लास्ट जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था और वो लास्ट पॉइंट था इंजेक्टेबल्स का। और इंजेक्टेबल्स या हम जिन्हें इम्प्लांट्स कहते हैं, ठीक है, इंजेक्टेबल्स या इम्प्लांट्स कहते हैं, इनको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे कुछ परमानेंट मेथड ऑफ जो कॉन्ट्रासेप्टिव है, परमानेंट मेथड जिन्हें स्टेरलाइजेशन या सर्जिकल मेथड भी कहा जाता है। क्यों इन्हें परमानेंट मेथड कहते हैं? क्योंकि ये टेंडिंग टू इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, टेंडिंग टू इरिवर्सिबल होते हैं। एक बार इस मेथड को अगर परफॉर्म कर दिया जाए तो दोबारा से वापस पहले वाली कंडीशन में लाना लगभग इम्पॉसिबल है और इसीलिए इसे टेंडिंग टू इरिवर्सिबल कहा जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, परमानेंट मेथड है, परमानेंट चेंजेस आते हैं बॉडी स्ट्रक्चर में, परमानेंट चेंजेस आते हैं एनाटॉमी में और इसकी सर्जरी करी जाती है। सर्जरी यानी ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है और इस प्रोसेस से जो भी मेल या फीमेल होते हैं उनकी फर्टिलिटी को ब्लॉक किया जाता है, उनकी फर्टिलिटी को सस्पेंड किया जाता है और इसीलिए इसे स्टेरलाइजेशन मेथड कहा जाता है। यानी इस मेथड को परफॉर्म करने के बाद जो मेल और जो फीमेल हैं वो स्टेरलाइज नहीं रहते, वो फर्टाइल नहीं रहते, उनकी फर्टिलिटी लॉस होती है, उनका जो है रिप्रोडक्शन की एबिलिटी खत्म हो जाती है और इसीलिए इसे स्टेरलाइजेशन मेथड कहा जाता है। ठीक है, दो तीन पॉइंट हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्यों इन्हें हम कहते हैं सर्जिकल मेथड। क्योंकि इन्हें एक मेडिकल सर्जरी से, मेडिकल प्रोसीजर से, या हम बोले सर्जिकल प्रोसीजर से परफॉर्म किया जाता है। जब भी ये प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं तो उनकी वजह से कुछ चीजें, कुछ इवेंट होते हैं। क्या इवेंट होते हैं देखते हैं। तो दे ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट, ये गैमीट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करते हैं। देयरफॉर दे प्रिवेंट कंसेप्शन, गैमीट ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, ध्यान से सुनना, गैमीट ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता और गैमीट ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाने की वजह से ये कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करते हैं। कंसेप्शन मतलब मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को रोकते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को प्रिवेंट करते हैं और इसीलिए इन्हें कहा जाता है, ये कंसेप्शन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये पॉइंट ध्यान में रहेगा आपको। तो यहाँ पे बात आती है कि हम डिस्कस कर रहे हैं कैसे ये मेथड परफॉर्म होते हैं जिससे कि ये मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज नहीं होने देते। और लिखा गया है कि दे आर वेरी इफेक्टिव, परमानेंट है भाई, वेरी इफेक्टिव प्रोसीजर है, बट रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, यानी रिवर्सिबल नहीं है, टेंडिंग टू इरिवर्सिबल है, वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस नहीं आ सकता। और ये मेल और फीमेल दोनों में परफॉर्म किया जाता है और दोनों में ही एक ही तरीके से परफॉर्म किए जाने वाले दो अलग अलग प्रोसीजर हैं। ठीक है, एक ही तरीके से परफॉर्म किए जाने वाले दो अलग अलग प्रोसीजर हैं। एक जिसे बोलते हैं वैसेक्टॉमी, दूसरा जिसे कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी वो प्रोसीजर है जो मेल में परफॉर्म किया जाता है, मेल स्टेरलाइजेशन की सर्जिकल टेक्निक है। इससे किसी भी मेल पर्सन की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को सस्पेंड किया जा सकता है, मेल पर्सन की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को टर्मिनेट किया जा सकता है और
इसीलिए इसे मेल स्टेरलाइजेशन मेथड कहते हैं। तो वैसेक्टॉमी किसमें, मेल्स में परफॉर्म किया जाता है, नोट करते हैं, इट इज परफॉर्म्ड इन मेल्स। क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, ध्यान से देखते हैं। A small part of vas deferens is removed or tied up through a small incision onto the scrotum। तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है देखा है, अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर देखते हैं, वैसेक्टॉमी को समझने की कोशिश करते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये दो ट्यूब होती हैं जिन्हें बोलते हैं वास डिफरेंस। एक लेफ्ट होती है, एक राइट होती है। एक लेफ्ट टेस्टिस से कनेक्ट होती है, एक राइट टेस्टिस से कनेक्ट होती है। तो इस ट्यूब को, इस वास डिफरेंस को बीच में कट कर देते हैं और कट करके इन्हें बांध देते हैं, टाई कर देते हैं। सर्जिकल थ्रेड आते हैं जो खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाते हैं, सर्जिकल थ्रेड से इसे टाई करते हैं। तो सर्जिकल थ्रेड से टाई करते हैं, अब ध्यान से सुनना, सर्जिकल थ्रेड से इसे टाई करते हैं जिससे कि जो भी स्पर्म सेल मैच्योर हो रहा है, जो भी स्पर्म रिलीज हो रहा है, वो स्पर्म वास डिफरेंस से आगे तो जाएगा, लेकिन वो वास डिफरेंस से इस पॉइंट से, जो उनका सर्जरी वाला पॉइंट है, जो कट एंड टाई वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से वो स्पर्म सेल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं वैसेक्टॉमी। इस पॉइंट से वो स्पर्म सेल्स आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एग्जैक्टली होता क्या है, ध्यान से सुनो। स्पर्म सेल का फॉर्मेशन तो होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म सेल रिलीज होते हैं, स्पर्म सेल यहां से टेस्टिस से रिलीज होते हैं और वास डिफरेंस से आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस बैरियर, इस पॉइंट से ये आगे प्रोसीड नहीं कर पाते, और जब इस पॉइंट से ये आगे प्रोसीड नहीं कर पाते तो अपना लाइफ स्पैन यहीं पर वास डिफरेंस में ही वो पूरा करते हैं। अपना जो है लाइफ स्पैन पूरा करके वो डीजेनरेट हो जाते हैं, और डीजेनरेट हो जाते हैं तो जो वास डिफरेंस का एपिथेलियम है, ये एपिथेलियम उन डीजेनरेटेड या डीजेनरेटिव स्पर्म सेल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये वास डिफरेंस का जो एपिथेलियम है, जो सेल्स यहाँ पे डीजेनरेट हो रही हैं, उन डीजेनरेटिव सेल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बार बार ऐसा ही होता है, स्पर्म सेल रिलीज होते हैं, यहां तक जाते हैं, अपना लाइफ स्पैन पूरा करते हैं, यहां से आगे प्रोसीड नहीं हो पाते। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या इस कंडीशन में सीमेन का इजैकुलेशन होगा? अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि क्या जब भी इजैकुलेशन होगा तो सीमेन रिलीज होगा, तो हाँ भाई, जब भी इजैकुलेशन होगा सीमेन रिलीज होगा, बट उस सीमेन में कोई भी स्पर्म सेल प्रेजेंट नहीं रहेगी। याद रखना इस पॉइंट को कि सीमेन इज रिलीज्ड बट द सीमेन डू नॉट कंटेन एनी स्पर्म सेल्स। किस कंडीशन में? वैसेक्टॉमी की कंडीशन में। ठीक है, तो इजैकुलेशन टेक्स प्लेस, ejaculation takes place but semen do not contain sperm cells। सीमेन में क्या नहीं पाई जाएंगी भाई? स्पर्म सेल्स नहीं पाई जाएंगी। तो अगर सीमेन में स्पर्म सेल्स प्रेजेंट नहीं है तो ये कंडीशन कैसी कंडीशन होगी? ये एस्पर्मिया की कंडीशन होगी, एस्पर्मिया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एस्पर्मिया। यानी स्टेरलाइजेशन किस सिचुएशन को लीड करता है? एस्पर्मिया। सीमेन तो प्रेजेंट है लेकिन सीमेन में कोई भी स्पर्म सेल प्रेजेंट नहीं है, ये कहलाता है वैसेक्टॉमी। अब बात होती है कि सीमेन में अगर स्पर्म सेल नहीं होंगी तो क्या होगा भाई? सीमेन में होगा सेमिनल फ्लूइड होगा। सीमेन कंसिस्ट ऑफ सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड पाया जाएगा, प्रोस्टेट फ्लूइड पाया जाएगा, प्रोस्टेट फ्लूइड भी मिलेगा और काउपर्स फ्लूइड भी मिलेगा, काउपर्स फ्लूइड भी मिलेगा। ये तीनों मिलके सीमेन बनाएंगे उस पर्सन में जिसमें वैसेक्टॉमी परफॉर्म की गई है या जिसमें मेल स्टेरलाइजेशन परफॉर्म किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना, सीमेन यहां से टेस्टिस से रिलीज होगा,
लेकिन इस बैरियर के आगे नहीं जा पाएगा, और बैरियर के आगे नहीं जा पाएगा तो ये सीमेन क्या होगा भाई, ये बैरियर के आगे नहीं जाएगा तो अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करके वहीं पर ये डीजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये है किसके बारे में, वैसेक्टॉमी में। अब दोबारा इन वास डिफरेंस को वापस लगभग नहीं जोड़ा जा सकता। अगर मैं बोलूं तो रेयरली हो सकता है कि किसी में ये सफल हो जाए, ये प्रोसीजर जो है ये सक्सेसफुल हो जाए, दोबारा से हम इसको जोड़ सकें, लेकिन इट इज टेंडिंग टू इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, इसको वापस से अपने पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता, ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो पहले नोट कर लो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी सर्जिकल मेथड, ये आप नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलो सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टेरलाइजेशन मेथड को डिस्कस करते हैं। और ये सेकंड स्टेरलाइजेशन मेथड जो है ये पाया जाता है किसमें, फीमेल्स में परफॉर्म किया जाता है, जिसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। सो ट्यूबेक्टोमी इज परफॉर्म्ड इन फीमेल्स, और फीमेल्स में बात करें तो इन फीमेल अ स्मॉल पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज removed or tied up through a small incision into the abdomen or through vagina. So मेल में जो ट्यूब को कट एंड टाई कर रहे थे वो वास डिफरेंस था, फीमेल में जो ट्यूब को कट एंड टाई करते हैं वो होता है फेलोपियन ट्यूब। और हमें मालूम है फेलोपियन ट्यूब बहुत सेंसिटिव रीजन है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला पार्ट है उसका एक खास जो है वहाँ के खास एटमॉस्फेयर, अगर बोले तो वहाँ की खास कंडीशन होती हैं, और खास कंडीशन की वजह से ही वहाँ पर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। एक स्पेसिफिक पीएच, स्पेसिफिक मॉइस्चर, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट एम्पुला जो है प्रोवाइड करता है, और एम्पुला की वजह से जो है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होता है। तो अगर फीमेल में बात करें तो फेलोपियन ट्यूब एक बहुत ही सेंसिटिव रीजन है, और फेलोपियन ट्यूब को कट या टाई कर देने के बाद हम ये उम्मीद करें कि वहां पर वापस हम उसे जोड़ पाए तो वो भी लगभग इम्पॉसिबल है। सो फीमेल में जो है फेलोपियन ट्यूब को कट और टाई करते हैं। अब यहाँ की फिजियोलॉजी समझो, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल, ठीक है, जब हम फीमेल की बात करेंगे, फीमेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और फीमेल में स्टेरलाइजेशन यानी फेलोपियन ट्यूब के पार्शियल रिमूवल या कट एंड टाई की बात करेंगे, तो कुछ पॉइंट ध्यान में आने चाहिए, और इन्हीं कुछ पॉइंट से क्वेश्चन आता है। तो कौन कौन से पॉइंट हैं जो ध्यान में आने चाहिए जिनसे क्वेश्चन आता है भाई? सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान में आना चाहिए कि जो ट्यूबेक्टोमी परफॉर्म होता है इसमें जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उस पर कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। किस पे नहीं मिलेगा भाई? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। तो जब हम फिजियोलॉजी, तो यानी फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल रन करती है, जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल रन करती है, तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल पर या रिप्रोडक्टिव साइकिल पर या ओवम के फॉर्मेशन और ओवम के मैचुरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब हम बात करेंगे फीमेल में तो ओवम का फॉर्मेशन होता है कहां पर? ओवम का फॉर्मेशन होता है ओवरी में। सपोज करिए ये ओवरी है और ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन हुआ, ओवुलेशन के बाद ये रिलीज हुआ फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब से ये मूव करने लगा किधर? आगे की तरफ। तो ये यूटेरस में पहुंच ही नहीं पाएगा, और इसके पाथ को कट एंड टाई कर दिया गया है, तो जो स्पर्म सेल रिलीज होंगे वो स्पर्म सेल भी ओवम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यानी एक ये जो है एक बैरियर की तरह काम करेगा किसके बीच में? ओवम और स्पर्म सेल के बीच में। अगर इंसेमिनेशन होता है तो भी, ठीक है, तो इंसेमिनेशन के बाद भी जो स्पर्म सेल है वो ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा, और ओवम जो है वो फेलोपियन ट्यूब में ही रहेगा, और फेलोपियन ट्यूब में रहेगा, अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करेगा, और अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद ये ओवम वहीं डीजेनरेट हो जाएगा, और फेलोपियन ट्यूब की जो एपिथेलियम है इसे एब्जॉर्ब कर लेती है, डीजेनरेटिव ओवम को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो फीमेल है उसकी फिजियोलॉजी
या उसके जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, बस जो प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगा वो बस ये है कि फर्टिलाइजेशन परफॉर्म नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट्स होते हैं वो इवेंट्स भी परफॉर्म नहीं होंगे, किसमें? फीमेल में। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके साइड इफेक्ट्स की। और जब भी हम इनके साइड इफेक्ट को डिस्कस करेंगे तो हमें कुछ पॉइंट्स पर विशेष ध्यान देना रहेगा। ये पॉइंट्स कौन से होते हैं और इनको डिस्कस करते हैं। तो साइड इफेक्ट्स अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अलग अलग हैं, और कुछ साइड इफेक्ट्स हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, कुछ हम आज यहां पर डिस्कस करेंगे। तो साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स में बात करें तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर एंटी नेचुरल। ये नेचुरल कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, और एंटी नेचुरल होता है या आर्टिफिशियल होता है, और उसे बॉडी पर जब भी अप्लाई किया जाता है तो उसके साइड इफेक्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, बॉडी पर उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और जो भी साइड इफेक्ट हमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स के दिखाई देते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकते हैं। अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे नोजिया, चक्कर आना, मितली आना जिसको बोलते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, एब्डोमिन रीजन में पेन हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, एंडोमेट्रियम के रप्चर होने से कंटिन्यूअस प्रोलॉन्ग कंडीशन की ब्लीडिंग पाई जा सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो रिदम है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो रिदम जो है डिस्टर्ब हो सकता है। इवन दे कैन कॉज, मैंने आपसे कुछ डिस्कस किया था, हाइपरग्लाइसीमिया, एंड दे कैन इवन कॉज डायबिटीज ऑल्सो, डायबिटीज कॉज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने बात कही थी तो दे कैन ऑल्सो कॉज इवन ब्रेस्ट कैंसर, ये ब्रेस्ट कैंसर भी कॉज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव अ पर्सन इज यूजिंग, किस तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव कोई पर्सन यूज कर रहा है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द साइड इफेक्ट्स, इनको नोट कर लीजिए। बाकी मेजर जो साइड इफेक्ट्स है वो तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ये कुछ और जो पॉइंट के फॉर्म में साइड इफेक्ट्स आते हैं जिनको हमें नोट करना है, उनको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या इसको हम एमटीपी या इंड्यूस्ड अबॉर्शन के नाम से जानते हैं। इंड्यूस्ड अबॉर्शन का मतलब क्या होता है? अननेचुरल प्रोसीजर से अबॉर्शन को परफॉर्म करना। एक होता है अगर किसी अनहैपनिंग की वजह से, कोई अगर मिस हैपनिंग होती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन होता है नेचुरली, तो उसे हम मिस कैरेज या अबॉर्शन बोलते हैं। लेकिन अगर एक मेडिकल प्रोसीजर से नोइंगली, नॉलेज होते हुए भी अगर अबॉर्शन परफॉर्म किया जाता है तो उसे इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहते हैं, या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो, अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे मायने हैं, कुछ ऐसे मीन्स हैं इसके जिसकी वजह से ये इलीगल है, कुछ ऐसे मीन्स भी हैं जिसकी वजह से ये हमारी सोसाइटी के लिए कभी कभी जरूरी हो जाता है। देखेंगे किस सिचुएशन में एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है बेनिफिशियल होता है सोसाइटी के लिए, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी लाता है, जो कि हमने अवेयरनेस को लेकर डिस्कस करी थी। और इस प्रॉब्लम को समझते हैं, इस प्रोसेस को समझते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस और इसके पीछे का जो ड्रॉबैक है उस ड्रॉबैक को भी समझते हैं। तो इंड्यूस्ड एबॉर्शन को देखेंगे क्या होता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कुछ ऐसी मिसहैपनिंग होती है, जनरली कभी कभी कुछ ऐसी मिसहैपनिंग होती है, कुछ ऐसी अनवांटेड सिचुएशन डेवलप हो जाती हैं जिसकी वजह से कोई भी कपल अपना जो फीटस है या जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर सकती, और अगर वो कैरी करेगी तो उसकी वजह से आगे चल के कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उस सिचुएशन में अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करती है या नोइंगली अबॉर्शन प्रोसीजर को परफॉर्म करती है तो उसे इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहते हैं।
लेकिन कुछ पॉइंट्स आते हैं, बिकॉज ऑफ इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज मेनी कंट्रीज हैव नॉट लीगलाइज्ड एमटीपी। तो भाई बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जहां पे एमटीपी को लीगलाइज नहीं किया गया है, और इंडिया में भी एमटीपी को परफॉर्म करना एक बहुत ही स्ट्रिक्ट जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी अपनी मनमर्जी से इंड्यूस्ड अबॉर्शन या एमटीपी परफॉर्म नहीं कर सकता, उसका एक रीजन है। उस रीजन को पहले डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम अपनी कंट्री की बात करें और हम अपनी कंट्री में सेक्स रेशियो की बात करें, ठीक है, सेक्स रेशियो मतलब मेल और फीमेल का जो रेशियो है उसे कहा जाता है सेक्स रेशियो। और जब हम इस सेक्स रेशियो पर जाते हैं तो हमारी कुछ ऐसी कुछ मान्यताएं हमारे सोसाइटी में चली आ रही हैं, और उन मान्यताओं का उनका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर, हमारे जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन पर बहुत गहरा पड़ा है। उनको डिस्कस करेंगे क्या है। जैसे अगर हम अपनी कंट्री की सेक्स रेशियो की बात करें तो एट एवरी 1000 मेल देयर इज अबाउट 933 फीमेल। तो अगर इस रेशियो पे जाएं तो हर 1000 मेल पे 933 फीमेल है, यानी लगभग 66 या 67 मेल ऐसे हैं जो इस रेशियो से ऊपर हैं। यानी सीधी सी बात करें तो ये जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस क्यों आया है? जो मेल और फीमेल के नंबर का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्यों आया है? और अगर हम स्टेट वाइज स्टडी करते हैं, इंडिया के जो भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को अगर हम स्टडी करते हैं और स्टेट की लिटरेसी रेट को समझते हैं, और लिटरेसी रेट पे जाएंगे तो समझेंगे कि जिन स्टेट्स का लिटरेसी रेट हाई है वहां पर ये रेशियो का डिफरेंस कम है, और जिन स्टेट्स का लिटरेसी रेट कम है वहां का जो डिफरेंस है वो हाई है। जैसे मैं आपसे डिस्कस करूं, ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करें हम तो हरियाणा, राजस्थान, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर लिटरेसी रेट कम होने की वजह से जो सेक्स रेशियो का डिफरेंस है, जहां तक मेरा नॉलेज है मैं बता रहा हूं, और मेरा नॉलेज इस पर डिपेंड करता है क्योंकि सोशल इश्यूज इसकी वजह से जनरेट होते हैं। तो जहां भी लिटरेसी रेट कम होता है, जैसे कि अगर हम बात करें हरियाणा की, वहां का, या हम बिहार की बात करें, वहां का भी लिटरेसी रेट कम है, यूपी का भी लिटरेसी रेट कम है कंपैरिजन। तो ये जो 3-4 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो लगभग 840-850 फीमेल्स ऑन एवरी 1000 मेल। क्यों ऐसा हुआ? और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि भाई सबकी एक इच्छा होती है, सबकी, पता नहीं सोसाइटी में लोग क्या चाहते हैं, सबकी एक इच्छा होती है, सब लोग चाहते हैं भाई हमारे घर में लड़का हो। क्यों चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आता। आजकल देख रहे हो सारे लड़के जो है लड़कियां बने टिकटॉक पे घूम रहे हैं। क्या फायदा उनके माँ बाप के मनाने से? ठीक है, उनके माँ बाप ने भी बड़े अरमानों से चाहा होगा कि हमारे घर में लड़का हो। आज सब टिकटॉक पे लड़की बने घूम रहे। देखता हूं आजकल सोशल मीडिया, भगवान किस डायरेक्शन में जनरेशन जा रही है। खैर ठीक है, वो अपना मैटर नहीं, अपना मैटर ये है। तो सिचुएशन ऐसी है कि वहां पर जो हम सीधी सी बात करें, कन्या भ्रूण हत्या या फीमेल फीटिसाइड, इसके केसेस बहुत ज्यादा मिलते हैं। और लोगों के जो है प्रेगनेंसी जब भी डेवलप होती थी तो लोग पहले ही पता कर लेते थे कि भाई जो फीटस डेवलप हो रहा है, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, वो मेल है या फीमेल है। और उसकी वजह से अगर उन्हें पता चलता था कि फीमेल है तो वो इंड्यूस्ड अबॉर्शन कराते थे, एमटीपी करा देते थे, जिससे
वो फीमेल जो है वो बर्थ ना ले पाए, सीधी सी बात बोले, बहुत ही ऐसा ये कृत्य था जिसके लिए उन्हें क्षमा नहीं की जा सकती, उन्हें माफी नहीं मिल सकती। लेकिन ये एक हमारी कंट्री का बहुत बड़ा एक सोशल इशू था, और फीमेल और मेल को इक्वलिटी न मिलना इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और ये जो इनइक्वलिटी है मेल और फीमेल के बीच में हमारी सोसाइटी में, हम देखते हैं हमारे आसपास जो है, आप खुद ही अगर अपने समाज में, अपने सोसाइटी में आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगे। मतलब डिफरेंसेस ये समझ लो, मेल का डोमिनेंस इतना ज्यादा है हमारी सोसाइटी में, केवल इस बात से समझ लो कि हमें ट्रेन में, हमें बस में फीमेल्स के लिए सीट अलग से रिजर्व रखनी पड़ती है, नहीं तो उस पर भी मेल बैठ जाएंगे। ठीक है, इतना डोमिनेंस है मेल का हमारी सोसाइटी में कि हमें उनके लिए सीट्स को आरक्षित रखना पड़ता है। अगर नहीं लिखेंगे तब भी उस पर बैठ जाते हैं वो, और अगर लिखा रहता है कई जगह तो तब भी बैठ जाते हैं। कुछ तो होते ही, क्या बोले, अब शब्द नहीं आ रहा। लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए थे। अच्छा, हम ये तो बात करते हैं कि जो लोग लिटरेसी रेट जिनमें कम है, जो पढ़े लिखे कम है, उनमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि कुछ जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी भी है, जो सभी नहीं, नॉट ऑल, कुछ पढ़ी लिखी कम्युनिटी भी है, वो भी इस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ठीक है, तो जबकि ये उल्टा होना चाहिए, मेरा जो मानना है ये उल्टा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसको बात ध्यान से समझो। फीमेल की एजुकेशन और फीमेल को सोसाइटी में इक्वल स्टेटस सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये मेरा मानना है। क्यों जरूरी है उसको समझते हैं। जैसे मैं हूं, मेरी मदर है, वो टीचर रही हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और उन्होंने बचपन से ही जो है हम लोगों को ऐसी लर्निंग दी, ऐसी एजुकेशन दी, जिससे चीज़ों को हम लोग एक नए, एक अलग तरीके से सुन पाए, समझ पाए। और हमारी एजुकेशन या हमारे भाई, हम सभी की एजुकेशन के पीछे जो एक सोच है, जो थिंकिंग है, वो हमारी मदर की रही है। और उन्हीं की थिंकिंग, उन्हीं की सोच की वजह से हम लोग अपनी जो है, हम लोग पढ़ाई कर पाए, आगे बढ़ पाए। हाँ, पापा का या फादर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो फाइनेंशियल ज्यादा रहा है, लेकिन जो एक सोच रही है कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएं, हम अपने आने वाली जनरेशन को शिक्षित करें, ये सोच मदर में होती है। और अगर हम सीधी सी बात करें, अगर किसी फीमेल को फैमिली में इक्वल स्टेटस नहीं मिलेगा तो वो अपने बच्चों में इक्वल स्टेटस कैसे दे पाएगी। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और हम बात करते हैं, अगर एक मेल एजुकेटेड होगा तो वो केवल अपने लिए एजुकेटेड होगा, लेकिन अगर एक फीमेल एजुकेटेड होगी तो उससे उसका पूरा परिवार एजुकेटेड होता है, उसकी शिक्षा वो पूरे परिवार में ट्रांसफर होती है। तो इसलिए एक, अगर परिवार को बनाना है, परिवार को एजुकेट करना है, तो फीमेल का एजुकेशन बहुत जरूरी है। और आज के समय में मैं देखता हूं अब थोड़ा सा जो है अवेयरनेस बढ़ रहा है, और जैसे जैसे ये अवेयरनेस बढ़ेगा हमारी कंट्री की जो सिचुएशन है ये और ज्यादा अच्छी होती जाएगी। ठीक है, तो इन चीजों को, भाई इक्वल स्टेटस मिले, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, फीमेल को भी वो बेसिक या वो सुविधाएं मिल पाए, उनका हर लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे नियम बनाए हैं, बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, और एक एक करके प्रॉब्लम्स को टैकल किया। ठीक है, हमारे अगर देश की बात करें तो छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं थी हमारे देश में, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी।
और एक एक करके उनको कैसे टैकल किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, उसको लेकर अलग अलग समय पर अलग अलग कुछ लॉज बनाए गए हैं, जिसमें से 1971 में एमटीपी को परफॉर्म करने के लिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड एबॉर्शन को परफॉर्म करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉ बनाया गया, जिससे कि इलीगल जो एमटीपी है उसको रोका जा सके और आगे चल के जो फीमेल फिटिसाइड वाली जो हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा जो एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जा सके। तो फीमेल फिटिसाइड के केसेस बहुत हाई थे अपनी कंट्री में, अब जो है रिपोर्टेडली बहुत कम हो गए हैं, जिनकी नॉलेज है तो वो बहुत कम हो गए हैं, और अब लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस इक्वालिटी को लेकर आ रही है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जैसा लड़का होता है वैसी ही लड़की होती है। अगर आप लड़के को सुविधाएं दे सकते हो या लड़के को सुविधाएं देते हो तो लड़की को क्यों नहीं देते। और आप आजकल ऐड भी देखते होगे। और अगर जो यहाँ पर लड़कियां हैं, बच्चों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो और आपने कभी लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं किया है, ठीक है, तो दो बातें हैं, या तो आपने सोसाइटी फेस नहीं किया है, या तो आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं जिन्होंने आपको रियलाइज कभी होने नहीं दिया। ठीक है, सो आज इस क्लास के बाद आप जाना अपने पेरेंट्स को एक बार गले लगा के उनको थैंक यू जरूर बोलना, उनको हक करना, क्योंकि ये हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अच्छा, मैं ये कहता हूं, हम भले ही किसी भी फैमिली में हमारा बर्थ हो, हम भले देखें, लेकिन हमें अपने सोसाइटी के आसपास ये जो सोशल इश्यूज हैं इनको जरूर डिस्कवर करना चाहिए, इनको जरूर देखना चाहिए। क्योंकि आगे चल के, अभी तो नहीं, अभी हो सकता है हम किसी लायक ना हो, अभी मैं आपको कुछ करने के लिए भी नहीं बोलूंगा, लेकिन आगे चल के जब आप किसी ऐसे रेस्पेक्टेड पोजीशन पर पहुंचेंगे, जब आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आप में कैपेबिलिटी होगी, तब जरूर आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, इसके लिए हमें सोशल प्रॉब्लम से रूबरू होना बहुत जरूरी है, खासकर जो हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री, हमारे आसपास से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें से एक ये प्रॉब्लम थी फीमेल फिटिसाइड वाली, जो दो तीन चीजों से रिलेटेड थी। हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, लोगों की एक बड़ी जो है इच्छा रहती है हमारे लड़का घर में हो, लड़का पैदा हो, और लड़के की इच्छा में बार बार जो है एक दो तीन चार पांच लड़कियां होती जाती। तो क्यों भाई, आप क्यों ऐसा, ऐसा नहीं कि लड़कियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन लड़के की इच्छा में आप अगर अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग आप जो है उसको इग्नोर कर रहे हो, सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। और ये लोग करते हैं, ठीक है, ऐसा लोग करते हैं, एकदम करते हैं। हम अपने आसपास ही देख सकते हैं, हमारे आसपास चीजें पाई जाती हैं, ऐसी सिचुएशन पाई जाती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं क्या है इसके बारे में और इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, सो इंटेंशनली और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज नोन एज एमटीपी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। तो जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर अपनी इच्छा से किसी डेवलपिंग फीटस के फुल्ली डेवलप होने से पहले उसे टर्मिनेट किया जाए, तो उसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहते हैं। Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over world। तो अगर इसकी बात हम देखें, इस पॉइंट को देखें, तो 45 से 50 मिलियन यानी लगभग 5 करोड़ एमटीपी परफॉर्म किए जाते हैं पूरे साल में। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, डेटा ये पूछ सकता है, पूरे साल में वर्ल्ड वाइड। और उसमें लिखा है कि
इट इज 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन द ईयर। सो टोटल जितनी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होता है, टोटल जितनी प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसका 1/5 है। ठीक है, जितनी प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसका 1/5 एबॉर्शन या इंड्यूस्ड एबॉर्शन परफॉर्म किया जाता है। तो ये डेटा बहुत भयानक है और बहुत मतलब ऐसा डेटा है कि जिसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। MTP डिक्रीजेज द पॉपुलेशन दो इट इज नॉट मीन्ड फॉर दैट पर्पज। अब यहां पे बात आ गई कि MTP की वजह से ये जो पॉपुलेशन बढ़ सकती थी ये नहीं बढ़ती, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये MTP का ये पर्पज नहीं है कि हम पॉपुलेशन को कम करें। MTP परफॉर्म किया जाता है किसी मिस हैपनिंग को, या फ्यूचर में कोई अगर फीटस में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से फ्यूचर में फीटस का सरवाइव करना मुश्किल है, उसके लिए परफॉर्म किया जाता है। बट इसका एक ड्रॉबैक में ये पाया गया है कि इसके परफॉर्म करने की वजह से जो पॉपुलेशन में ग्रोथ हो सकती थी वो नहीं होती है। लेकिन ये टोटली एक जो है गलत पर्पज है जिसकी वजह से ये इस पॉइंट को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी वजह से MTP को लोग जो है प्रमोट करते हैं कि भाई पॉपुलेशन, ये गलत है, इट इज वर्स्ट सिचुएशन। ठीक है, वर्स्ट कंडीशन है जिसके लिए मतलब इसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है, क्योंकि इसको परफॉर्म करना बहुत ही इलीगली अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो वो बहुत ही वर्स्ट केस है एंड इट इज नॉट एथिकली करेक्ट। एथिकली वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो फीमेल होती है उसको कई तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप हो सकती है, उसकी जान पे बन सकती है। और एंड इवन ऐसा भी होता है कई सिचुएशन, कई केसेस में ऐसा होता है कि फीमेल की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, सो इट इज नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर, ये कॉमनली प्रिस्क्राइब या सजेस्ट नहीं किया जाता है, नोट कर डालिए। तो प्रॉब्लम क्या इसके साथ रिलेटेड है, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। और जब प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ MTP। सो मेजॉरिटी ऑफ MTP जो परफॉर्म किए जाते हैं वो इलीगल होते हैं, और इसलिए इलीगल MTP को रोकना सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मेजॉरिटी में भी जो मेजॉरिटी होती है वो फीमेल फिटिसाइड की कंडीशन को प्रमोट करने वाले MTP होते हैं। और जो डेवलपिंग फीटस है वो फीमेल है, ये पता कैसे चलता है? तो इसको पता करने के लिए एक प्रोसीजर परफॉर्म होता है जिसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसीजर है जो परफॉर्म किया जाता है। हालांकि इस प्रोसीजर का भी एक यूज था, इस प्रोसीजर को जेनेटिक डिजीजेस, ठीक है, जेनेटिक डिजीजेस को पता करने के लिए इस प्रोसीजर का यूज किया जाता था, लेकिन लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। करते क्या है, एमनियोसेंटेसिस में जो फीमेल है उसके एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है, और एमनियोटिक फ्लूइड में जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं उन प्लाज्मा सेल्स की कैरियोटाइपिंग करते हैं, उनके क्रोमोसोमल पैटर्न को जो है आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्रोमोसोमल पैटर्न आइडेंटिफाई होता है, और अगर क्रोमोसोम नंबर में कोई एबनॉर्मेलिटी है, कहीं कोई क्रोमोसोम नंबर ज्यादा या कहीं कोई क्रोमोसोम नंबर कम है, तो वो हमें पता चल जाता है किसके बारे में, उस जेनेटिक डिजीज के बारे में, जैसे डाउन सिंड्रोम, ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है, ये जो टर्नर सिंड्रोम, ये वो प्रोसीजर्स हैं, ये वो जेनेटिक डिजीजेस हैं जिनके बारे में हम एमनियोसेंटेसिस से पता करते हैं। एमनियोसेंटेसिस कैरियोटाइपिंग करते हैं प्लाज्मा सेल्स की, तो क्रोमोसोम नंबर और क्रोमोसोम पैटर्न पता चलता है। लेकिन ये भी पता चल जाता है कि जो प्लाज्मा सेल्स है उसमें मेल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है या फीमेल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो अगर फीमेल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है यानी XY ओरिएंटेशन है, तो फिर लोग इसका मिसयूज करते हैं और एमनियोसेंटेसिस के बाद फिर MTP परफॉर्म करते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस को भी बैन कर दिया गया, और केवल प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही इसको परफॉर्म करने की इजाजत दी जाती है। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन होता है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिसके बाद एमनियोसेंटेसिस
और एमटीपी को परफॉर्म करने की इजाजत दी जाती है। तो दोनों ही प्रोसीजर्स को नॉर्मली बैन कर दिया गया है एंड दे आर ओनली अलाउड अंडर वेरी स्ट्रिक्ट प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन। इसी से मिलता जुलता एक और प्रोसीजर है जिसको हम बोलते हैं यूएसजी एब्डोमेन अल्ट्रासोनोग्राफी। एब्डोमेन की अल्ट्रासोनोग्राफी, जो डेवलपिंग फीटस है, जो फीमेल है जिसमें फीटस डेवलप हो रहा है, उसके अल्ट्रासोनोग्राफी करके भी पता कर सकते हैं कि जो डेवलपिंग फीटस है वो मेल है या फीमेल। तो इसलिए यूएसजी एब्डोमेन को भी बैन कर दिया गया और केवल लीगल प्रिस्क्राइब्ड और जो मेडिकल ऑथराइजेशन है उसके बाद ही यूएसजी एब्डोमेन को परफॉर्म किया जाता है। तो एमटीपी को भी बैन कर दिया गया नॉर्मली, अल्ट्रासोनोग्राफी को भी, यूएसजी एब्डोमेन को भी बैन कर दिया गया, एमनियोसेंटेसिस को भी बैन कर दिया गया और नॉर्मल सिचुएशन में इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है। सो यहाँ पे क्रोमोसोमल पैटर्न को तो 2-3 पॉइंट इसमें आते हैं। एक पॉइंट और, इफ द फीटस इज फीमेल इट इज फॉलोड बाय एमटीपी। ये सोसाइटी में हमारे एक बुराई थी कि अगर फीमेल फीटस है तो फिर लोग एमटीपी परफॉर्म करके फीमेल फीटिसाइड को प्रोसीजर परफॉर्म करते थे। और सच प्रैक्टिसेस, ये बात कर रहा है एमटीपी, सच प्रैक्टिसेस आर डेंजरस फॉर बोथ यंग मदर एंड फीटस। यंग मदर और फीटस, खैर फीटस को तो टर्मिनेट करने का टेम्परामेंट उनका पहले से है, इसलिए तो एमटीपी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो मदर है उसकी हेल्थ के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है बाय परफॉर्मिंग एमटीपी। तो कब तक एमटीपी परफॉर्म करना चाहिए, कब तक एमटीपी लीगली मतलब परफॉर्म कर सकते हैं, ये भी एक टाइम ड्यूरेशन है और उस टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड भी हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और क्या उसके बारे में और इम्पोर्टेंट आता है। तो नेक्स्ट, सेक्सुअल टर्मिनेशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं कि कब तक ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जा सकता है। तो एक बात ध्यान में रख लो, दिस प्रोसीजर कैन बी परफॉर्म्ड ओनली अप टू या बिफोर, ओनली बिफोर एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये मैक्सिमम ड्यूरेशन है कि 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के एंड होने से पहले ही केवल एमटीपी परफॉर्म करी जा सकती है। और लेकिन जो इलीगल परफॉर्म करते हैं वो तो इस रूल को फॉलो करेंगे नहीं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अगर परफॉर्म करेंगे तो उससे जो यंग मदर है उसकी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं एंड इट कैन लीड टू डेथ ऑफ द फीमेल की डेथ भी हो सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई है, कई बार ऐसा पाया गया है। 2016 में एक केस हुआ था जिसमें एक फीमेल थी, वो जयपुर को बिलोंग करती थी और उस फीमेल की बॉडी में जो फीटस डेवलप हो रहा था, उस फीटस को कोई बहुत भयानक जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी थी और वो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी प्रेगनेंसी के पीरियड में ही जो जेनेटिक जो टेस्ट होते हैं जैसे एमनियोसेंटेसिस वगैरह हो गया, ये टेस्ट से उसे आइडेंटिफाई हो गया था। लेकिन आइडेंटिफाई होने के बाद भी वो फीमेल जो है 12th वीक क्रॉस कर चुके थे। अब लीगली इस प्रोसीजर को तो नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर सकते आफ्टर 12th वीक, बट उस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से परमिशन वगैरह ली गई थी और जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उसकी हेल्थ स्क्रीनिंग वगैरह करके बताया था कि हाँ, इसका 20th वीक, मैक्स टू मैक्स 20th वीक से पहले परफॉर्म किया गया था। तो नॉर्मली ऐसा हमेशा नहीं होता, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन में इट कैन बी परफॉर्म बिफोर
20th वीक। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस है जब 20th वीक तक परफॉर्म किया गया है लीगली बाय ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर गाइडेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स। तो नॉर्मल जो है वो क्या है भाई, 12th वीक और 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के खत्म होने से पहले, और एक्सट्रीम कंडीशन में 20th वीक के खत्म होने से पहले परफॉर्म किया गया है। ठीक है, तो ये आप चलिए नेक्स्ट। अभी हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस को नहीं देखेंगे, उसको डिजीजेस के साथ देखेंगे। लेकिन इसी चैप्टर का अगला टॉपिक हम यहां पर डिस्कस करेंगे जो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होती है भाई, अगर हम समझने की कोशिश करें, व्हाट वन अंडरस्टैंड, क्या समझते हैं इनफर्टिलिटी से। और इससे रिलेटेड एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं आर्ट, दैट स्टैंड्स फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इनफर्टिलिटी समझो, अगर बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज किए, ध्यान से सुनना, बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज किए किसी न्यूली मैरिड कपल में 1.5 years तक, लगभग 18 months तक कोई फीटस डेवलप या प्रेगनेंसी डेवलप नहीं होती है, कोई जाइगोट का डेवलपमेंट नहीं होता है, तो उस कंडीशन को इनफर्टिलिटी कहते हैं। यानी इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस और इनएबिलिटी टू गिव बर्थ अ बेबी, तो उसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है। नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है, बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के भी अगर कंसेप्शन अचीव नहीं होता है, कंसेप्शन अचीव होने का मतलब जो ओवम है वो स्पर्म सेल को कंसीव नहीं करता है, उसे रिसीव नहीं करता है, तो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। और इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए जो मेडिकल कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं, उस मेडिकल प्रोसीजर को कहा जाता है आर्ट, और आर्ट स्टैंड्स फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, आर्ट का मतलब हो जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो देखते हैं क्या होता है इनफर्टिलिटी और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, क्या रीजन हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। तो सबसे पहले, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ मेल और फीमेल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। किसी भी मेल या फीमेल की इनएबिलिटी, जिसमें कि चिल्ड्रन को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, उसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। द रीजन में भी जेनेटिक रीजन हो सकता है, कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकता है। हम लोग देखेंगे डिजीजेस में, हेल्थ एंड डिजीजेस में कि कौन कौन सी जेनेटिक डिजीजेस पाई जाती हैं और उनके कौन कौन से एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है। फिजिकल रीजन हो सकते हैं, कोई फिजिकल इनएबिलिटी है, कोई डिजीज हो सकती है, ड्रग अब्यूज हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है, या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस रिड्यूसेस स्पर्म काउंट, तो मेंटल स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो ये कुछ रीजन है, फिजिकल, कॉन्जेनाइटल, डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी डेवलप होगी। और इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए एक कुछ स्पेशल हेल्थ केयर यूनिट्स होते हैं, स्पेशल हेल्थ केयर क्लिनिक्स होते हैं, जिनको इनफर्टिलिटी क्लिनिक कहा जाता है। वहां पर नॉर्मल जो हेल्थ प्रोसीजर्स होते हैं उनकी जांच नहीं होती, वहां पर केवल इनफर्टिलिटी की जांच या इनका ट्रीटमेंट परफॉर्म किया जाता है, और इसलिए उन्हें इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स कहते हैं। और इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स पे जो प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए, उस प्रोसीजर को आर्ट यानी
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। एंड दीज क्लिनिक हेल्प इन डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मतलब जांच, कि क्या रीजन है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी पाई जा रही है, एंड द करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ दीज डिसऑर्डर, और कैसे उस डिसऑर्डर को, कैसे उस इनफर्टिलिटी को करेक्ट किया जा सकता है, उसे ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन इनफर्टिलिटी और उसके ट्रीटमेंट को लेकर या उसके करेक्शन को लेकर नोट कर लीजिए। सो इनफर्टिलिटी के करेक्शन के लिए हमने बात करी कि कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं और कौन कौन से वो प्रोसीजर हैं, और उन प्रोसीजर को देखते हैं। तो सबसे पहले जो ओवरऑल प्रोसीजर है उसे बोलते हैं आर्ट, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब इस पूरी एक टेक्नोलॉजी में कई सारे छोटे छोटे प्रोसीजर होते हैं। तो करेक्शन के लिए जो मेन जो टेक्नोलॉजी है उसे बोलते हैं एआरटी। एआरटी से मतलब आप समझ सकते हो, रिप्रोडक्शन के लिए असिस्ट करने वाली टेक्नोलॉजी, और इसके कई मेथड्स हैं। कई मेथड से आर्ट को परफॉर्म किया जा सकता है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं कौन से मेथड हैं, सबसे पहले डिस्कस करेंगे आईवीएफ मेथड या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मेथड। हमें अपने आसपास, सोसाइटी के आसपास कई जगह शहरों में आईवीएफ सेंटर भी मिल जाते हैं, और वो आईवीएफ सेंटर ही इनफर्टिलिटी क्लिनिक होती हैं जहां पर ये प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। तो आईवीएफ सेंटर या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो प्रोग्राम है इसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहा जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे जो है इंफॉर्मेशंस हैं, और वो इंफॉर्मेशंस पे हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले कि एक प्रोसीजर जो हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या इसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहा जाता है। दूसरा हम प्रोसीजर जो देखेंगे वो है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर या जीआईएफटी, या गिफ्ट जिसे बोल सकते हैं, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। देखेंगे क्या प्रोसीजर होता है। तीसरा हम लोग देखेंगे आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, इसे कहते हैं आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और चौथा हो जाता है, जो फोर्थ है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये एआई टेक्निक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। और फिफ्थ हो जाती है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है सरोगेसी। तो ये 5 ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको मिलाकर आर्ट बनता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज बनती हैं, और इन सभी में अलग अलग कंडीशन है, सभी अलग अलग तरह के पेशेंट पे परफॉर्म की जाती हैं। भाई अलग अलग तरह के पेशेंट है जिनमें अलग अलग इनकैपेबिलिटी है, तो जैसा सभी पे एक ही प्रोसीजर नहीं कर सकते। जैसी इनकैपेबिलिटी होगी और जैसी पेशेंट की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी रिक्वायरमेंट और उसकी इनकैपेबिलिटी के हिसाब से ही प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। और ये वो 5 प्रोसीजर हैं जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, इन्हीं 5 के बारे में हमें पढ़ना है। और यकीन मानिए नीट एग्जाम में, ठीक है, इन 5 टेक्नोलॉजीज में से कम 1 से 2 क्वेश्चन 100% आने हैं। 1 से 2 क्वेश्चन केवल किससे आना है, ये जो हम 5 प्रोसीजर देखेंगे, इन्हीं 5 प्रोसीजर में से 1 से 2 क्वेश्चन नीट में 100% आएगा। ठीक है, आप आने वाले नीट की बात छोड़ दो, अभी जो 1 अगस्त को होने वाला है उसी में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे कि क्या क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, जब हम ये डिस्कस कर लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या किस सही रास्ते पे चल रहे हैं और हमें किस सही रास्ते पे आगे चलना है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि इनको आज शुरू करेंगे तो ये आज जो है कंप्लीट हो नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्लास अपनी बहुत इंपॉर्टेंट होगी जिसमें हम इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज को डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, और आज ना चाहते हुए भी अपनी जो है, क्योंकि कोई टॉपिक बीच में छोड़ने का मतलब नहीं रहेगा, और वो भी ऐसा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फिर एक बार में अगर कंप्लीट होता है तो बार बार रिवाइज करने में हमें हेल्प मिलती है। तो इसलिए आज हम इसका एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं
कि ये वो प्रोसीजर्स हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं इनफर्टिलिटी को करेक्ट करने के लिए, ठीक है, या इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। इनका डिटेल हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं पर मैं विराम देता हूँ और